नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल टीवी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले एपिसोड में हमने G20 की सफलता और उसमें जो चैलेंजेज आए उसके बारे में चर्चा की। आज G20 की अपार सफलता के बाद अपार सफलता का शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शुरुआत में जब G20 की मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेज शुरू हुए फरवरी मार्च के महीने में, तो हर मीटिंग में और हर कॉन्फ्रेंस में अमेरिका सहित पश्चिमी देशों को यही लगता था, यही कोशिश होती थी कि किस तरह से एक निंदा प्रस्ताव रूस के खिलाफ लाया जाए। उसमें वो सफल नहीं हुए और नतीजतन कोई साझा बयान जारी नहीं हो पाया। अब जिन पत्रकारों ने, जिन टीवी चैनलों ने इस बात की कवरेज की हो, लोगों से बात की हो कि जो G20 सम्मेलन के दौरान पहले ही दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सफलता मिल गई कि उन्होंने एक जॉइंट लीडर्स डिक्लेरेशन की घोषणा। G20 पर मैं अपनी बात बस इसी वाक्य से ख़त्म करूँगा कि G20 की सफलता का अगर हम पूरा फरवरी मार्च से शुरू करें तो G20 की सफलता का चरम बिंदु था उस आम सहमति के प्रपत्र पर जिसे जॉइंट लीडर्स डिक्लेरेशन कहा गया है, उस पर आम सहमति बनाना। ये मुश्किल से मुश्किल भरा काम था और जो लोग इसमें शामिल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, वो सभी काबिले तारीफ के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। और उम्मीद ये है कि जिन देशों ने, जिन सदस्य देशों ने इस पर दस्तखत किए, वो इस पर कायम रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो अपने देशों को वापस जाकर उससे मुकरना शुरू हो जाए। तो ये रही बात G20 की। अब बात करते हैं मोरक्को की। कुछ दिनों पहले वहाँ भूकंप आया जिसमें 3000 लोग मारे गए। फिर लीबिया में फ्लैश फ्लड, एक तलहटी में बसा, पहाड़ियों के नीचे तलहटी में बसा पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया। करीब 3,500 से 4,000 लोग वहाँ मारे गए, 10,000 से ज़्यादा विस्थापित हुए। तो ये जो हो रहा है ये प्रकृति की तबाही है, क्लाइमेट चेंज कह लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग कह लीजिए, ओजोन लेयर में छेद का बड़ा होना कह लीजिए, जो भी है, लेकिन ये तबाही मच रही है और प्रकृति की तबाही आगे भी मचेगी और इसके लिए हम मनुष्य खुद जिम्मेदार हैं। इसके आगे जो बाइडेन जब G20 समिति से फारिग हुए तो वो वियतनाम गए। वहाँ उन्होंने वियतनाम के नेता से मुलाकात की। उधर वो वियतनाम में थे और इधर कल जब अमेरिका में सुबह हुई थी तो जो स्पीकर हैं वहाँ के सीनेट में, उन्होंने जो बाइडेन के खिलाफ अविश्वास मत प्रस्ताव लाने की घोषणा कर दी। तो जो बाइडेन के खिलाफ अविश्वास मत प्रस्ताव वो आता है, सफल होता है, नहीं होता है, ये भी आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा और इसका 2024 के चुनावों पर भी प्रभाव पड़ेगा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति चीन में हैं, वो वहाँ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिल रहे हैं। शी जिनपिंग के पास यहाँ आने का मौका नहीं था, लेकिन अपने यहाँ पहुँचे मेहमान का स्वागत करने का मौका उनके पास था। वो आर्मी की परेड के सामने भी ले गए। और सबसे आखिर में दुनिया में 11 सितंबर को
9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर या ट्विन टावर में हुए एरोप्लेन ब्लास्ट की बरसी मनाई गई 22वीं। ये वो घटना थी जिसने पूरी दुनिया को टेररिज्म और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को प्री और पोस्ट 9/11 इन दो खेमों में बांट दिया। टेररिज्म को डिफाइन करना, एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस चलाना, उसकी स्टडी करना। अब 9/11 के पहले और 9/11 के बाद इस तरह इसके बारे में चर्चा होती है। इस तरह से काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस चलाए जाते हैं, क्योंकि उसके बाद दुनिया बिल्कुल बदल गई थी। ठीक एक कुछ उसी तरह है जैसे मुंबई में 26/11 हुआ था। और मैंने भी इस पर बहुत ही मैसिव रिसर्च किया है, 1000 पन्नों का, और वो थीसिस मेरे पास ओरिजिनल रखी हुई है। 9/11 और 26/11 इसकी BBC और CNN द्वारा कवरेज, और क्या खामियां रह गई, क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होने चाहिए ऐसे टेररिस्ट इंसिडेंट्स जो होते हैं उनको कवर करने में। तो बस आज इतना ही, फिर मिलें, किसी और मुद्दे पर चर्चा करें। तब तक दीजिए विदा। धन्यवाद। जय हिंद।